हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इंटरेस्ट ब्लॉग, जिसका हैंडल पेज है @पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस क्वेश्चन आंसर डालूँ वो आप तक पहुंच जाए। तो आज का जो क्वेश्चन आंसर है वो इंग्लिश में है, जो कि आपके लिए बहुत ही क्लास 12 के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो कि आमतौर पर ग्रेजुएशन में भी पार्ट 1 में भी पूछा जाता है। तो अगर पार्ट 1 के लिए चाहिए तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, अगर क्लास 12 के लिए चाहिए तो वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन इंग्लिश में जो हिस्ट्री का है क्लास 12 के लिए वो है, डिस्कस द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमें इसमें बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के बारे में। तो इसमें हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और उनके टाइम पे जो शासन हुआ वो बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तम शासन हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से ही नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो आइए हम लोग उनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानते हैं। उनका शासन व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके का था, वो ज़्यादा किसी पे जोर नहीं डालते थे। उसने न सिर्फ पूरे भारत में साम्राज्य विस्तार किया बल्कि एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की नींव डाली। मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया जो उनके आने वाले पीढ़ी भी उनको सम्मानीय करेगी। उनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में आधुनिक कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में कठियावाड़ तक विस्तृत था। यानी उनका जितना भी मतलब कह सकते हैं हम, जो भी उन्होंने अपने हिसाब से साम्राज्य को बढ़ाया वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे जगहों पर विस्तृत किया था। तो उनके द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था पूरे मौर्य काल और उनके बाद के शासकों द्वारा अपनाया गया। मतलब कहते हैं ना कि हम लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते तो 6 पुश्ते बैठ के खाती है, तो इसी तरह हम लोग उनके टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी बोल सकते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी शासन व्यवस्था की थी ताकि उनके आने वाले पीढ़ी को ज़्यादा कोई कष्ट ना हो और ज़्यादा उन्हें मेहनत ना करना पड़े। तो यहाँ पे उनकी शासन व्यवस्था के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग इसमें हमारा 8 शासन व्यवस्था है उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे, उनका क्या क्या काम था। तो पहला था सम्राट, दूसरा था मंत्री परिषद, तीसरा था पदाधिकारी और चौथा था न्याय व्यवस्था, पांचवा था सैन्य व्यवस्था, छठा था राज्य व्यवस्था, सातवां था प्रांतीय शासन और आठवां था नगर प्रशासन। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये हिंदी बच्चों के लिए ताकि आप लोग आंसर बस क्विकली समझे, आप लोग को ज़्यादा रटना ना पड़े, इसलिए हम थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर देते। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें प्लीज़, आप लोगों से मेरा निवेदन है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक क्या था। तो जिस हिसाब से इसमें 8 व्यवस्था शासन व्यवस्था को जो डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें सबके बारे में थोड़ा ना थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन आंसर में लिखना ही पड़ेगा कॉपी में, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा आपको डिस्कस कर देते हैं। तो फर्स्ट सम्राट में है कि मौर्य शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु सम्राट स्वयं चंद्रगुप्त थे। और मंत्री परिषद में था क्या कि चंद्रगुप्त को शासन कार्य में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद भी थी जिन्हें नगद वेतन, यानी कि इन कैसे होता है, कोई मतलब वर्क करता है तो उनको पैसा मिलता है, तो उस टाइप से था, पैसा भी दिया जाता था। थर्ड था हमारा
पदाधिकारी। शासन को सुचारू रूप से संचालन के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारी नियुक्त की गई थी और मतलब आत्म नाम के पदाधिकारी को विशेष महत्व था। इसके अतिरिक्त सामंता, सेनापति, दुर्गपाल इत्यादि महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। और हमारा चौथा है न्याय व्यवस्था। न्याय के मामले में चंद्रगुप्त स्वयं सर्वोच्च अधिकारी था। किसी भी मामले में अंतिम सुनवाई सम्राट के पास होता था। ऐसा नहीं है कि मतलब राजा का चमचा बोलेगा तो उनको दंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। न्याय राजा खुद देते थे। और न्याय के लिए भी 2 प्रकार का न्यायालय स्थापित किया गया था, धर्म स्तरीय और कंटक शोधन। यानी ग्राम में न्याय का कार्य ग्राम पंचायत करती थी। दंड कठोर व्यवस्था का होता था और जुर्माने से लेकर सब कुछ उनको भरना पड़ता था। 5th में हमारा सैन्य व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के एक विशाल सेना का संगठन किया जो 5 भागों में विभाजित किया गया था। यानी जो मिलिट्री सर्विस थी उनका 5 डिवाइड किया गया 5 पार्ट में। जो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था वो था हमारा पैदल, अश्वरोही, रथ सेना, गजरोही, नौसेना। या तो आमतौर पे ये जितने भी थे वो दुश्मनों की जितने भी गतिविधियां होती थी उन पे नज़र रखने के लिए होती थी। और हमारा 6 है राज्य व्यवस्था। यानी कि भूमि के बारे में बताना है आपको कि भूमि कर आय का सबसे प्रमुख साधन था जो कि उनसे पैसा वसूला जाता था। और 7वां है आपका प्रांतीय शासन। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 5 प्रांत में विभाजित था। और लास्ट है हमारा नगर प्रशासन। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के लिए अलग से प्रशासन व्यवस्था कायम किया था और नगर प्रशासन का उत्तरदायित्व 30 सदस्यों में विभाजित किया गया था। तो मतलब इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका जो जीवनी था और उनकी जो उपलब्धियां थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी और अपने राज्य और आने वाली पीढ़ी के लिए कितने शासन दर तक उन्होंने अच्छे काम किए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक वीडियो पहले जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और हम आपको हिंदी में आंसर चाहिए, इंग्लिश में आप बता देना।